भगवान बिरसा मुंडा की बातें करते, जो भी बड़ी बड़े चेहरे आते झारखंड में वो उनकी बात करते, बाहर में भी इनकी बातें होती है। लेकिन कभी उनके वंशजों को जाकर देखिएगा, उनकी पड़पोती जो है वो सब्जी बेचती है, सब्जी बेचकर जो है वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा के पड़पोते के बेटे जो है वो एमए किए हुए हैं, लेकिन वो पियोन एज अ पियोन काम कर रहे हैं। सिर्फ फिजिकल अटैक नहीं, मेंटल अटैक भी हुआ। मेरी फोटोग्राफ्स को एआई के माध्यम से मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, मेरी आईडीज निकाली गई। आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगी कि गौ तस्करी पर जो काम चल रहा है उड़ीसा में, उसको लेकर बहुत फोर्सफुली काम चल रहा था। और वहाँ पर ऐसा भी हो रहा था कि रोहिंग्याओं को भी रोका जा रहा था, जिसके वजह से पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने भी लिखा था कि हमारे रोहिंग्याओं को ओडिशा में डिस्टर्ब किया जा रहा है एज बिकॉज ऑफ दिस बिरसा वाहिनी फाउंडेशन। तो उस वक्त में एक आईडी मेरी बनी कि भाई मेरी फोटोग्राफ्स को एआई के माध्यम से मैंने गैर पुरुषों के साथ ये करके कि ये महिला, एकदम खुल के बोल रही हूँ, आप लोग भी सुने कि क्या चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं कि ये महिला वेश्या हैं। आप आज जाकर गांव के गांव लोगों से पूछिए जो लोग कन्वर्ट हुए कि आपका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट दिखाइए, वो दिखा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं दिखा पाएंगे? क्योंकि गैर कानूनी तरीके से वो कन्वर्शन कर रहे हैं। और डीसी, जो कि एक कानून होने के बाद भी डीसी के पास आप जाकर बात कीजिए, देखिएगा डीसी के पास एक भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन गाँव के गाँव कन्वर्शन हो रहा, गाँव के गाँव 1-1 किलोमीटर के अंदर में क्या कहते हैं चर्चेज। झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ज़्यादातर दूर दराज के जंगलों में यहाँ पर आदिवासी गुजर बसर करते हैं। आज़ादी के बाद जो तरक्की होना चाहिए था, जो सुधार होना चाहिए था, मूलभूत ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए थे, वो नहीं हो पा रहा है। वजह कई हैं, लेकिन उन गांव देहातों में भी उनके लिए साथ खड़े होकर आज भी काम हो रहा है। भले ही सरकारी स्तर पर कमियां होती होंगी, लेकिन अपने प्रयास से इस तरह का काम कई लोग कर रहे हैं। उनमें से एक हैं प्रिया मुंडा जी। प्रिया मुंडा जी को अपने काम के चलते अवार्ड मिला है और ये सम्मान मिला है भोपाल में एक भव्य समारोह में। इनका काम कैसा है, क्या करती हैं ये, और अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ करना चाहती हैं, तमाम बातें इन्हीं से जानेंगे। मेरे साथ प्रिया मुंडा जी हैं। प्रिया मैम, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जोहार रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा जोहार और बिलेटेड हैप्पी सरूल। और सबसे पहले शुभकामनाएं कि आप खूंटी की रहने वाली हैं और खूंटी की बेटी को भोपाल में एक राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया, योगिनी अवार्ड से। जी, क्या महसूस करती हैं? जी, ये मेरा शायद चौथा अवार्ड है। तो जब भी अवार्ड मिलता है, यही तो हमारी मतलब पूंजी है। जो हम लोगों को जब अप्रिशिएशन बोले तो ये मिलता है, तो ऑब्वियस है किसी को भी अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगा। और मैं खूंटी की बेटी नहीं हूँ, मैं खूंटी की बहू हूँ, मैं सिमडेगा की बेटी हूँ। जी जी। तो आपका जो काम होता है किस चीज़ को लेकर होता है, जो लोग आज राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं लोग, और ये सम्मान आपको मिला है, क्या करती हैं? क्योंकि आप खुद एक आदिवासी बेटी हैं। जी जी, देखिए एक्चुअली ये काम तो बोला जाए तो क्लास 8 से ही मेरा शुरू हुआ था, क्योंकि मेरा जन्म आदिवासी परिवार में हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं। अब बचपन से ही देख रही थी कि आदिवासी परिवार के साथ, मैंने आदिवासी समुदाय के साथ किस तरह से क्षरण हो रहा है, चाहे वो कन्वर्शन हो, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो। तो देखते देखते बड़े हुए, ऐसे ही यही सब देखते देखते सीखते हुए। उसके बाद शादी भी ऐसे परिवार में हुई जहाँ पर जाकर ये पता चला कि पहले से ही सास ससुर इसी मतलब आदिवासी मुद्दों को लेकर ही लिख रहे थे, लड़ रहे थे। तो हमारा मेनली काम है 2 ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, बिरसा वाहिनी फाउंडेशन, जो कि गरीबों को, जो हमारे आदिवासी जो इलाज नहीं करवा सकते, उनके रांची में रहने की व्यवस्था, उनके इलाज की व्यवस्था, उसके बाद गरीब बच्चों को पढ़ाना, कंबल वितरण, इस तरह से। और बिरसा वाहिनी फाउंडेशन ऐसे पौराणिक जगहों को भी निर्माण कर रही है, जो कि धीरे धीरे लोग उस पर ध्यान, लोग मंदिर रास्ते के किनारे तो ज़रूर बनाते हैं कि भाई नाम होगा हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन जो पौराणिक हमारी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि वो अंदर है, वहाँ कुछ ना, तो उन पे भी हम लोग ध्यान देते हैं।
साथ में कन्वर्शन जो हमारे आदिवासी समाज का सबसे मैंने क्या बोली ये कैंसर की तरह हमारे समाज को ख़त्म कर रहा है, उस पर काम है। हमारी गौमाताओं को बचाने का काम है। और विरसा फ्रंट, उसके साथ साथ विरसा फ्रंट जो है आदिवासी हक और अधिकार के लिए कानूनी तरीके से लड़ रहा है। अब एक बात बताइए, दो संगठन का आपने नाम लिया जिसके बैनर तले आप काम करते हैं, जी। बिरसा वाहिनी फाउंडेशन और बिरसा फ्रंट। फ्रंट। तो बिरसा मुंडा के नाम से इसको जोड़ने का क्या मतलब है इन कामों के लिए, कैसे इसको देखती हैं? देखिए भगवान बिरसा मुंडा, देखिएगा आप लोग, हम लोग बिरसा नहीं कहते, हम लोग भगवान, उनको हम लोगों ने भगवान का दर्जा दिया है। वो हमारे आराध्य है, वो हमारे आदर्श है। तो उनके जलाए हुए मशाल, जो वो मशाल जला कर गए थे, उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए ये दोनों संगठन को लाया गया है और उसी को हम लोग पूरा कर रहे हैं। उनका जो काम था, एंटी कन्वर्शन हो, अपने समाज को हो, अपने परंपराओं के लिए जो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उसी आदर्श को और उसी को देखकर हम लोग आगे चल रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि झारखंड का जो गठन हुआ 15 नवंबर साल 2000 में, उन्हीं का जयंती का समय चुना गया बिरसा मुंडा के नाम से। और बिरसा मुंडा का इतिहास जो हम लोग देखते हैं वो कन्वर्सन के खिलाफ था, अंग्रेजों के खिलाफ था, और उनके काम को आप आगे बढ़ा रही हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन एक बात आपने कही, उस पर भी मैं बात करना चाहूँगी कि उन्हीं के 15 नवंबर, उन्हीं के जयंती को लेकर जनजाति गौरव दिवस भी घोषित किया गया और उसी दिन भी झारखंड का ये हुआ। लेकिन और भी अगर देखने जाएं तो आदिवासी सर्वोच्च पद में एक आदिवासी महिला को भी बिठाकर सम्मान दिया गया, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि इन सारी चीज़ों के होने के बाद भी आदिवासी सही से है? क्या आदिवासी का विकास हो रहा है? क्या कन्वर्शन रुक रहा है? क्या आदिवासी मुद्दों पर सही में कोई काम कर रहा है? बिरसा मुंडा जी के नाम से तो बहुत कुछ है, एयरपोर्ट है, झारखंड भी गठन हो गया, कई सारी अनेकों संस्थाएं हैं, फिर भी आप बिरसा जी के नाम से, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से अपना संगठन कर, तो बाकी लोगों का काम और आपका काम? देखिए, आप अगर ढूंढने जाएंगे तो झारखंड में हज़ारों ऐसे संगठन आपको मिलेंगे जो आदिवासी नाम से हैं। लेकिन आप अगर ग्राउंड रियलिटी को देखने जाएंगे तो सारे लोग कहीं ना कहीं समाज के नाम से, हमारे आदिवासी समाज के नाम से, अपने चेहरे को चमकाने के लिए पॉलिटिकल स्वार्थ में ये काम कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से आपने कहा कि एयरपोर्ट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी है। लेकिन कभी आप लोग उलिहातू जाइए, वो मतलब जिनका इतना नाम है, जिनके नाम से एयरपोर्ट है, यूनिवर्सिटीज़ है और ना जाने क्या क्या है, यहाँ तक कि सदन में हर जगह में उनकी फ़ोटो लगी हुई है, लोग बातें करते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की बातें करते हैं, जो भी बड़े चेहरे आते हैं झारखंड में वो उनकी बात करते हैं, बाहर में भी इनकी बातें होती है। लेकिन कभी उनके वंशजों को जाकर देखिएगा, उनकी पड़पोती जो है वो सब्जी बेचती है, सब्जी बेचकर जो है वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा के पड़पोते के बेटे जो है वो एमए किए हुए हैं, लेकिन वो एज अ पियोन काम कर रहे हैं। उनको 13 सालों से कोई मतलब क्या बोले प्रमोशन नहीं मिला है। उनके घर की हालत देखिए, उनकी जो अपनी ज़मीन थी उस ज़मीन को भी सरकार ने ले लिया और वहाँ पर स्मारक बना दिया है, और वो आज किसी और की ज़मीन में रहने के लिए बेबस है। उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, उनके पास अपना कुछ नहीं। इवन उनके पड़पोते के बेटे के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैंने 2020 में इसकी आवाज़ उठाई थी कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने सारे मतलब सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों से रॉयल्टी तो आती होगी, लेकिन उन्हीं का परिवार आज अगर देखिए उनका छत टपकता है, उस गांव में चिकित्सा का कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। उनके घर के जस्ट बगल में जो है चर्च बना हुआ है, एक ही परिवार बच गया है उनके बहुत दुख की बात है कि एक ही बच गया है जो कि कन्वर्ट होने से मतलब बचा है, लेकिन किसी की नज़र नहीं है। जब कोई बड़ा चेहरा बीच में जिस वक्त मैं गई थी 2020 में, उससे पहले अमित शाह जी आने वाले थे, तो आनन फानन में क्या किया गया, टाइल से लगाकर छुपाई गई चीज़ों को, मतलब वो आएंगे इसीलिए दिखना चाहिए। लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो मैंने ये डीसी के पास ये बात रखी थी और रख के ये भी कहा था, आज देखिए हर विधायक सांसद के पास में पेट्रोल पंप है,
कोई विधायक सांसद बना नहीं, सबसे पहले पेट्रोल पंप वो लोग करते हैं। तो मैंने ये कहा था कि एक पेट्रोल पंप इनके भी जो होना चाहिए, ताकि ये जीवन भर ये सब्जी बेचना ना पड़े इस तरह से। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, पॉलिटिकल पार्टियां, उनको सामाजिक लोगों से, पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता उनको कोई फैसिलिटीज़ और उनके लिए कोई आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा होगा, बोल के उन्होंने उनको कुछ पैसे देकर चुप करा दिए। और वो मैटर आज भी वैसे के वैसे सब भगवान बिरसा मुंडा के बारे बात करते हैं, लेकिन उनके वंशज जो बच गए हैं वो किस हालत में, कभी किसी ने उनको दिल्ली घुमा दिया, कभी किसी ने उनकी आँख का ऑपरेशन करा दिया, बस इतना ही है उनका बलिदान के लिए, बस इतना ही। मैम, आप बिरसा मुंडा जी को, भगवान बिरसा मुंडा जी को आइडियल मानती हैं, जी। उनके नाम से 2-2 संगठन चला रही हैं, और ऐसे में आप धर्मांतरण, जो ईसाई धर्मांतरण हो रहा है उसके खिलाफ में ग्रास रूट पर काम करती हैं जी। और लोगों से जुड़कर काम करती हैं, जो कि ऐसा कोई करता नहीं, सिर्फ नाम इस्तेमाल करता है। तो क्या गाँव में देखती हैं किस तरह का चैलेंजेज वो लोग फेस कर रहे हैं, क्यों कन्वर्जन कर रहे हैं? और जब लोगों के बीच जाते हैं तो आपके पास भी बहुत सारी चुनौतियाँ आती होंगी। जी, मेरे पास तो ऐसी चुनौतियाँ आती होंगी, आती हैं, आ रही हैं। आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को भी सुनने मिलेगा, क्योंकि एक महिला का समाज में निकलना और वो भी सक्सेसफुली काम करना, उस मुद्दे को लेकर जिस मुद्दे पे सिर्फ पार्टियां और कुछ संगठन बात करती है, तो मुझे कई अटैक्स का सामना करना पड़ा। कई बार अटैक्स हुए मेरे पे, सिर्फ फिजिकल अटैक नहीं, मेंटल अटैक भी हुआ। मेरी फोटोग्राफ्स को एआई के माध्यम से मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, मेरी आईडीज़ निकाली गई। आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगी कि मेरी क्योंकि ये जो गौ तस्करी पर जो काम चल रहा है उड़ीसा में, उसको लेकर बहुत फोर्सफुली काम चल रहा था, और वहाँ पर ऐसा भी हो रहा था कि रोहिंग्याओं को भी रोका जा रहा था, जिसके वजह से पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने भी लिखा था कि हमारे रोहिंग्याओं को ओडिशा में डिस्टर्ब किया जा रहा है एज बिकॉज ऑफ दिस बिरसा वाहिनी फाउंडेशन। तो उस वक्त में एक आईडी मेरी बनी कि भाई मेरी फोटोग्राफ्स को एआई के माध्यम से मैंने गैर पुरुषों के साथ ये करके कि ये महिला, एकदम खुल के बोल रही हूँ, आप लोग भी सुने कि क्या चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, कि ये महिला वेश्या हैं करके वो एक फेसबुक आईडी खोल दिया गया। और इसी धरती पर यहाँ पर ही एक सबसे बड़ी पार्टी, मैं बोलूँगी, जो प्रॉमिस कर रहे हैं मैं उन्हीं को बोलूँगी। एक बहुत बड़ी पार्टी ये कहती, नाम नहीं लूँगी, आप लोग समझ लीजिए, कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है। उसी पार्टी के बहुत बड़े चेहरे, उनको जाकर यहाँ पर साइबर में उसका कंप्लेन हुआ, उसके फ़ोन ओडिशा में जाके जब्त हुआ, होने के बाद भी उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई, बिकॉज कहीं ना कहीं जितने पॉलिटिकल पार्टी है, खास करके जो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे हितैषी आदिवासी की बोलती है, उसमें बड़े बड़े बैठे आदिवासी चेहरों को मुझसे डर लगता है कि कहीं ये पॉपुलर हो गई तो हमारी कुर्सी डगमगा जाएगी। तो कई बार मैंने बोला है कि हम लोग कुर्सी के लालसा रखकर अगर काम किए होते ना, तो इन 20 वर्षों में तो कई बार टिकट ले लिए होते या कई पार्टियों के तलवे चाट चुके होते। लेकिन आज तक आप लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा नहीं होगा कि मुझे बुलाया जाता है, मैं जहाँ बुलाते हैं जाती हूँ, अपनी बात रखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये लोग हमारे आदिवासी चीज़ों को समझ रहे, हमारी परंपराओं को समझ रहे, सेंटिमेंट्स को समझ रहे, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, अदरवाइज मैं वहाँ बैठती नहीं हूँ, मैं अपना काम करती हूँ। मैम, जिन 2 मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, तो पहला तो आप बोले कि धर्मांतरण और दूसरा गौ तस्करी, जिसके लिए आप काम करते हैं, जिसके खिलाफ में आदिवासी समाज के बीच में, तो इसके लिए तो कानून भी बने हुए हैं, फिर भी ये काम धड़ल्ले से हो रहा है और आदिवासी बहुल इलाकों में तेजी से फैल रहा है। तो आप कानून का सहारा क्यों नहीं लेती हैं? कानून का सहारा लेंगे, कानून का सहारा लेने जाएंगे तो कानून भी तो देखा होगा ना, अंधा है। कानून भी तो आंखों में पट्टी बांध कर रखे हैं ना उन्होंने। कानून हमारे झारखंड में अभी देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में भी कानून कब बनता है, जब कोई अन्याय होता है। तो इसके लिए एक प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस है कि मान लीजिए ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ आप किसी भी ये को कर सकते हैं, लेकिन जब कोई गैर कानूनी तरीके से बनता है और वो अपराध की तरफ जाता है तो उसके लिए कानून बनता है। और उसी लिए कानून बना भी, धर्म स्वतंत्रता कानून 2017 में बनने के बाद इसका खुला उल्लंघन हुआ।
डीसी का परमिशन चाहिए होता है कि धर्म बदल। बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए मुझे कन्वर्ट होना है, मैं चर्च में जाके अगर चर्च के फादर ओके किए तो एक वहाँ से एक आपको फॉर्म दिया जाएगा जिसको भर के आपको डीसी के ऑफिस में देना है। फिर डीसी के वहाँ से जब परमिशन आएगा आपको वो उसके बाद आपको उसमें लिख के देना होगा कि किस पादरी के अंडर में, कौन से चर्च में, कौन से कंसर्न से आप कन्वर्ट हो रहे हैं। और करने के बाद 1 महीने के अंदर जिस क्षेत्र से आप हैं उस क्षेत्र के डीसी को आपको इंफॉर्मेशन देना है कि मैंने इस चर्च से इस फादर के माध्यम से हमने मतलब जो है कन्वर्ट हुए। उसके साथ साथ एक चर्च का भी नियम है। चर्च का नियम क्या है कि आप किसी को भी कन्वर्ट कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी जाति की हो, उनको आप 1 महीने के अंदर एक बैप्टिज्म सर्टिफिकेट देंगे। आप आज जाकर गांव के गांव लोगों से पूछिए जो लोग कन्वर्ट हुए कि आपका बैप्टिज्म सर्टिफिकेट दिखाइए, वो दिखा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं दिखा पाएंगे? क्योंकि गैर कानूनी तरीके से वो कन्वर्शन कर रहे हैं। और डीसी, जो कि एक कानून होने के बाद भी डीसी के पास आप जाकर बात कीजिए, देखिएगा डीसी के पास एक भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन गांव के गांव कन्वर्शन हो रहा, गांव के गांव 1-1 किलोमीटर के अंदर में क्या कहते हैं चर्चेस हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है कि सीएनटी एक्ट लागू है हमारे यहाँ पर। वो आदिवासी की जमीन आदिवासी भी नहीं ले सकता, उसी थाना क्षेत्र के आदिवासी ले सकते हैं। लेकिन कहीं बैंगलोर से, कहीं मद्रास से, ना जाने कहाँ कहाँ से आकर चर्चेस बन रहे हैं। लेकिन प्रशासन देख रही है, कानून आंख में पट्टी बांध कर बैठी है। और अगर आप बोलने जाइए तो फिर आपके ऊपर, जब आप इस पर ज़्यादा काम करने लगी तो आप ही पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको कहा जाएगा, जो मेरे साथ हुआ है, कि ये क्षेत्र का शांति को भंग कर रहे हैं। ये चैलेंजेस आते हैं हम लोगों के साथ। जी, इतना कुछ हो रहा है मैम जहाँ आप काम करती हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदार मैं अपने समाज को दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा समाज भोला भाला सीधा साधा है। लेकिन इस समाज में बुद्धिजीवी लोग भी तो हैं, इस समाज में बड़े बड़े दायित्व में बैठे लोग भी तो हैं। और अब तो हमारे सीएम भी हमारे हैं। उसके बाद भी हमारे समाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा? जनजाति मंत्रालय से, जनजाति आयोग से शुरू करके राष्ट्रपति पद में भी हमारे आदिवासी महिला को बिठाया गया है। उसके बाद हर जो रिजर्व सीट्स है उनमें से आदिवासी लोग हैं। तो उसके बाद भी क्यों आदिवासी जहाँ था वहीं पर क्यों है? उसका विकास क्यों नहीं हो रहा? कन्वर्शन क्यों नहीं रुक रहा? आज आप कहेंगे कि आज के डेट में आप कहेंगे कि जेएमएम के, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ जो कोई नहीं देगा, कि जेएमएम के आने के बाद कन्वर्शन बढ़ा, ऑब्वियसली बढ़ा। ये अब तो क्या बोले, खूंटी और तोरपा में तो हर रोज़ चर्च के उद्घाटन हो रहे हैं, क्योंकि जेएमएम के ही विधायक हैं, है ना। लेकिन मेरा ये कहना है कि जेएमएम आने से पहले हमारे खूंटी में आई थिंक 30 सालों तक बीजेपी के विधायक सांसद रहे, वो पद्म विभूषण भी रहे। उसके बाद भी वहाँ पर इतनी कन्वर्शन क्यों हुए? वहाँ पर इतना ज़्यादा चर्चेस क्यों बना? अभी बीजेपी, अभी कांग्रेस आई है, अभी जेएमएम आई है, लेकिन उससे पहले तो बीजेपी के सांसद हुआ करते थे वहाँ पर। आप ये सवाल पूछ रहे हैं, आप ग्रास रूट में काम करती हैं, आपके सामने क्या दिखता है? लोग कन्वर्सन क्यों कर रहे हैं? लोगों से आप बात करती हैं, कुछ परिवारों से आपने बात किया होगा। कुछ नहीं, कई लाख परिवार से मेरी बात हो रही है। मतलब आप 20 वर्षों से तो मैं मतलब सोशल मीडिया जब से हुआ तब आप लोग मुझे जान रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, क्लास 8 से मैं इस बारे में मैंने फाइट कर रही हूँ। तो जब मैं कॉलेज में भी आई उस वक्त भी मेरे को रेस्ट्रिकेट करते करते मैं बची हूँ, क्योंकि जिस कॉलेज में पढ़ती थी उन्हीं को मैंने क्वेश्चन किया था, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा कॉलेज तो उन्हीं का है और उन्हीं को प्रश्न करेंगे तो रेस्ट्रिकेट तो आप होंगे ही। तो बात ऐसा है कि कई परिवारों से हमने बात की, और कन्वर्शन का जो कन्वर्ट क्यों होते हैं ना, वो बहुत माइनर चीज़ होती है, छोटी छोटी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ की वजह से नहीं। ऐसा भी है कि कुछ गांव में अभी तो बहुत अलर्ट हो गए हैं लोग, कुछ गांव में बाइबल पकड़ा दिया गया है, लेकिन उसको बाइबल पढ़ना नहीं आता। कोइलकेरा में एक गांव में आप जाएंगे, वो मैंने एकदम बीहड़ जंगल में है, वहाँ पर एक आदमकद क्रूस लगा दिया गया है और क्रूस के नीचे में कुछ डब्बे रख दिए गए हैं जिसमें बुखार ऐसा वैसा वो कर दिया गया है, और बोला गया है कि जब भी आपको बुखार हो तो आप वहाँ से दवाई ले लीजिए। तो उनको लग रहा है कि परमेश्वर का मन इतने भोले भाले, उस वजह से। दूसरी बात है कि स्वास्थ्य और शिक्षा और क्या कहें, मतलब गरीबी, पलायन, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब बहुत छोटी चीज़ें हैं जो चाहे तो हमारे जो ये जो बड़े बड़े चेहरे बैठे हुए हैं,
चाहे आयोग में बैठे हैं, चाहे जहाँ भी हो, ये बड़े बड़े नेता मंत्री, वो चाहे तो इन छोटी छोटी चीज़ों का बड़े बड़े कैंप लगे थे। एक बार अभी बीच में एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप लगा था बीजेपी के द्वारा खूंटी में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी कन्वर्शन हो रहा है। कन्वर्शन कैसे हो रहा? मैंने बताया ना अभी लाइव से पहले भी, इंटरव्यू से पहले, कि किसी को आँख में तकलीफ है लेकिन समाज में देखने वाला कोई नहीं है। आदिवासी नाम से लोगों को टिकट चाहिए, आदिवासी नाम से लोगों को राजनीति करना है, आदिवासी नाम से ही सब कुछ है। लेकिन आदिवासी समाज किस स्थिति में, गांव के, हमारे गांव में, आपको बताओ, आपने देखा होगा अभी हमने सरहुल मनाया, सरहुल में हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का कितना ज़रूरी है। ढोल मांदर के बिना आप सरहुल कैसे मनाएंगे? लेकिन ऐसा भी एक समय आया 2 वर्ष पूर्व, तोरपा में हमारे गांव के लोग सरहुल मनाने के लिए चर्च से ढोल मांदर लाते थे, उनके पास ढोल मांदर नहीं था। लेकिन जब वहां उन्होंने स्थानीय विधायक को बोला कि हम ढोल मांदर हमारे पास नहीं है, हम कैसे त्यौहार मनाएंगे, हमें कुछ फंड दीजिए। कितने का आता है? 6,000 7,000 का आता है, हार्डली 10 से 12,000 का आता है। आप 2 ढोल मांदर एक विधायक के लिए कौन सी बड़ी बात है, वो भी आदिवासी विधायक। वो उन्होंने क्या बताया, आप सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे। उन्होंने बोला त्योहार मत मनाओ, क्या जरूरत है, अगर ढोल मांदर नहीं है तो त्योहार मत मनाओ। तो इसके जिम्मेदार हमारे ही लोग हैं, जो बड़े बड़े दायित्व में ये बोलकर बैठे हैं, ये आश्वासन देकर लोगों को वहां पर बैठ जाते हैं कि हम आने के बाद हम ये करेंगे, हम आने के बाद हम वो करेंगे। लेकिन स्थिति आज वही है। बहुत सारे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ही मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को बड़ी बड़ी बात करते सुना है कि भाई डीजे नहीं बजेगा तो अजान भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने ऐसा किया है कि डीजे नहीं बजे, स्टेटमेंट नहीं देना है, ग्राउंड जीरो पे काम कीजिए। अभी स्थिति ऐसी है ना कि दुश्मन आपके दरवाजे में खड़ा है और आपके आरती की थाली लेकर उसका स्वागत करेंगे, आपको तैयार होना पड़ेगा उसको आंसर, उसको जवाब देने के लिए। तो अगर आप ये सब स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने क्या किया, वो लोग अपना अजान दे रहे तो हम लोग भी एक एक मंदिरों में 10-10 12-12 चोंगा लगा दिया उसी के आसपास। आप अजान कर रहे हैं, हम भी अपना हनुमान चालीसा कर रहे हैं, या जो हमें लग रहा, हम अपना, पहले क्या होता था कि कोई भी आरती होती थी तो सुनाई नहीं देता था, अब हम लोगों ने क्या किया, उसमें चोंगे के साथ में हम भी कर रहे हैं। तो ये चैलेंजेस आप दीजिए, यहाँ पर बैठ के स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। और कुछ चेहरों को तो मैं आजकल देख रही हूँ, आप ही के चेहरे चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि कभी कुछ, जो आपके समाज का क्षरण कर रहा है, आप उसके त्योहार पे कैसे खड़े हो सकते हैं? ये स्थिति है हमारे जनजाति समाज की। सरकार के पास तमाम योजनाएं हैं, सुविधाएं देने की बात की जाती है, अस्पताल देने की बात की जाती है, स्कूल देने की बात की जाती है। क्या ये सब चीज़ नहीं पहुंच रहा है लोगों के बीच में, जो ये मजबूरी में कन्वर्जन कर रहे हैं? सरकार का जो सिस्टम है वो फेल हो चुका है उन गाँवों में। जी बिल्कुल, सरकार का सारा चीज़ फेल हो चुका है। जो कागजों में करोड़ों रुपए निकलते हैं आदिवासी के उत्थान के लिए या आदिवासी के विकास के लिए, जो भी निकलता है वो कागजों तक रहता है। अगर वो ज़मीन पर आता, मतलब वो धरातल पर उतरता, गाँव में पहुंचता, तो आज ये दुर्दशा क्यों होती? सामान्य एक मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराने के लिए सक्षम नहीं है लोग, हमारे लोग तो आते हैं, कन्वर्शन गैंग उठा कर ले जाते, फ्री में ऑपरेशन कराते, कन्वर्ट करा लेते हैं। तो ये टोटली फेलियर है। सिर्फ वहाँ से पास होता है, पैसे वहाँ से पास होकर कागजों में आता है और आकर एक बंदरबाट बना हुआ है। कुछ लोग, मैं तो बोल रही हूँ, हमारे खूंटी में हमारे ससुर जी का एक संगठन है, अखिल भारतीय सरना समाज, उन्होंने उसको जब उन्होंने बनाया था, उस बायलॉज में ही उन्होंने बोल दिया था कि ये एक सामाजिक संगठन है, इसमें पॉलिटिकल लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है। और उस वक्त में जब उन्होंने इस संगठन को बनाया था तो उन्होंने बोला था कि सिर्फ इसमें आदिवासी के कल्चर को लेकर, परंपराओं को लेकर ही काम होगा। लेकिन आज आप देखिए, वहाँ पर पॉलिटिकलाइज हो गया, वहाँ पॉलिटिकल लोग घुस गए हैं और उस संगठन के नाम से, सरहुल के नाम से पैसे आ रहे हैं, मंत्रालय से लाखों रुपए आ रहे हैं, लेकिन वो पैसे कहाँ जा रहे पता नहीं। क्योंकि गांव में गाड़ियां भेजी जा रही कि गाड़ी, भीड़ तो दिखानी पड़ेगी भाई, आपको पैसे आए, गाड़ी भेज दिए। मान लीजिए मैं एक गांव की लीडर हूँ, मुझे बोल दिया गया कि तुमको 100 लोगों को लेकर आना है, 100 लोगों को लेकर आए, अब गाड़ी का पैसा देना है, उस समय लोग गायब। वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल लोग बैठे, कुछ विधायक प्रतिनिधि लोग बैठे हैं, जो वो सारा चीज़, जो जितना फंड आता, नॉट ओनली फॉर सरहुल, और भी चीज़ों के लिए, अब वो डायरेक्ट तो उनके गांव में पहुंचेगा नहीं, किसी के माध्यम से पहुंचेगा। तो जहाँ पर माध्यम है वहीं पर बंदरबाट हो रहा, गांव तक सुविधाएं पहुंच नहीं रही। गांव की स्थिति वैसी की वैसी है, ना शिक्षा की अच्छी जरूरत, देखिए मिड डे मील भी सही से नहीं मिलता है, गांव में सही से मतलब इलाज नहीं
नहीं है, चिकित्सा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ कहने की है, कागजों से पास होता है। और ये जो बड़े बड़े चेहरे लोगों के जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड एक ये लोग। सवाल है मैम, जो बात आप बोल रहे हैं कि सरकारी सिस्टम फेल हो चुका जी। है, सरकारी सिस्टम जो जितनी सारी योजनाएं चलते हैं, स्कूल हो या फिर हेल्थ को लेकर, वर्षे जो ईसाई मिशनरी चलाते हैं सेम चीज चलाते हैं, वो भी स्कूल की सुविधा देते हैं, हेल्थ की सुविधा देते हैं, दोनों में कौन बेहतर है उन गाँव में, सरकारी या फिर गैर सरकारी मिशन वालों का? ऑब्वियसली गैर सरकारी, तभी तो कन्वर्शन हो रहा है। अगर हमारे सरकारी स्कूल या हमारा सरकार इतना सक्षम होता तो लोग क्यों कन्वर्ट होते। अगर हमारी आदिवासी सरकार हो या हमारे जो मंत्रालय से जो पैसे आते वो पहुंचते और सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती वहाँ पर, तो लोग कन्वर्ट क्यों होते। वो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तब जाके वो दे रहे हैं, तब जाके लोग उधर जा रहे हैं। प्रलोभन क्यों कहते हैं, यही तो प्रलोभन हुआ ना, कि हम उनसे बेटर आपको दे रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ हम इतना सारा चीज दे रहे हैं। तो क्या सरकार जानबूझ के अपने सिस्टम को फेल करा रही है? देखिए, जानबूझ के सिस्टम को तो कोई फेल नहीं कराता। हाँ, लेकिन क्या आपने अभी जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा भी एक सिस्टम, मेरा भी ऑर्गेनाइजेशन 8-9 स्टेट्स में चल रहा है, तो मैं अगर ऐसे हाथ धर के बैठे, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा कि अगर जितने नेता मंत्री है जिस क्षेत्र से आते हैं, कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई पार्षद है, कोई कुछ है, वो सुनिश्चित करे कि जो आ रहा है पैसा वो वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं। कोई नहीं चाहता फेलियर, लेकिन फॉलो अप किसी को नहीं करना है। मैं विधायक बन गई, बस इनफ, मैं सांसद बन गई, बस इनफ, मैं पार्षद बन गई, इतना ही तक वो रह जा रहे, फॉलो अप कोई नहीं कर रहा है, जिसके वजह से ये चीजें हो रही है। तो आपके जो 2 संगठन हैं, बिरसा वाहिनी फाउंडेशन और बिरसा फ्रंट, ये क्या कर रही है लोगों के बीच में जाके? देखिए, बिरसा वाहिनी फाउंडेशन जो है एक रैपिड एक्शन फोर्स है। मतलब उसमें रैपिड तरीके से काम क्या चल रहा है कि क्षेत्रों में घुसकर, मतलब हम लोग गांव को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। गांव के लड़कों को, जो युवा वर्ग है, उनको मजबूत करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कि जैसे अब हम हर जगह तो हम लोग उपलब्ध नहीं हो सकते, तो गांव के लोगों को मजबूत करते हैं। कि ये एक नारा लगा था, बाद में कुछ लोगों ने उसको हाईजैक कर लिया, और ये बिरसा वाहिनी का ही नारा था कि रोको टोको नहीं तो फिर ठोको। मतलब गांव में जब कोई अनजान व्यक्ति घुसता है तो आप पहले पूछिए कि किसके घर आए हैं, क्यों आए हैं, पूछिए, उसके बाद उसको रोकिए कि भाई क्या हुआ। उसके बाद भी आप उसकी एक्टिविटीज़ को गलत देख रहे हैं तो फिर ठोकना चालू कीजिए। तो वहाँ पर गांव में एक टीम बनाया जा रहा है कि देखिए कि कहीं बाहर का आदमी आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, ताकि गांव का पता चले ना कि किस वजह से, अच्छी मनसा से आ रहा है, बुरी मनसा से आ रहा है, तो फिर टोकिए उसको, गांव से बाहर निकालिए। क्योंकि हमारा तो ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग ये सब कर सकते हैं। दूसरी बात है कि गरीबों को जैसे इलाज, किसी को ऑपरेशन, जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहीं पर हमारे रांची में रहने की व्यवस्था है, बहुत सारे गांव से लोग आते हैं रिम्स में इलाज करने के लिए। लेकिन आप देखिएगा, पेशेंट के साथ साथ जो उनके साथ आते हैं वो लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। खाने की सुविधा नहीं, रहने की सुविधा नहीं, स्नान का सुविधा नहीं, हमने उनकी यहाँ पर सुविधा करी हुई है। हम शिक्षा में भी कोशिश करते हैं कि जैसे जहाँ पर स्कूल, कहीं पर ऐसा है कि छत नहीं है स्कूल में, तो वहाँ पर छत दिलाने का कोशिश करते हैं। उसके बाद बुक कॉपीज देने का प्रयास करते हैं, कपड़े, कंबल, जिस तरीके से भी हो हम लोग खड़े। अब तो छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं तो कुछ कुछ हो रहा है। तो सोचिए, सरकार अगर ठान ले, मंत्रालय अगर ठान ले, तो सोचिए पूरा नक्शा बदल सकता है। लेकिन कोई नहीं सोचता, सब आदिवासी सेंटिमेंट्स का यूज करते हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। चलिए मैम, बहुत लंबा वक्त दिया आपने, बहुत सारी सवाल जवाब आपसे हुआ, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस तरह से आपको सम्मान मिला है, योगिनी अवार्ड मिला है, और आगे भी समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए आप खड़ी रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। हम बात कर रहे थे प्रिया मुंडा जी से, जो भोपाल में आयोजित एक सम्मान समारोह में राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हुई हैं, क्योंकि ये झारखंड ही नहीं बल्कि कई राज्यों के आदिवासी समाज के बीच में जाकर ग्रास रूट लेवल पर काम कर रही हैं, और ऐसी ही आदिवासी बेटियों की ज़रूरत है हमारे देश में, हमारे बीच में। इनके विचारों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जोहार।